जय हिंद, नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी की इस साप्ताहिक श्रृंखला में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी विद्यार्थी मित्रों व अन्य दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस साप्ताहिक श्रृंखला का मूलभूत उद्देश्य कानूनों की पढ़ाई है, कानूनों का अध्ययन है। ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। और इस सीरीज के तहत, इस श्रृंखला के तहत हमने काफ़ी सारे कानून देख लिए हैं, जिनमें कई सारे कानूनों में जो सत्ता का देशीकरण हुआ, इंडिजिनाइजेशन ऑफ पावर्स हुआ, वो भी हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का उसका इम्प्लीमेंट हुआ, वो भी हमने देखा। अब स्वतंत्र भारत में जो जो अलग अलग महत्वपूर्ण कानून है, अब हमें उन्हें देखना है कि जिन कानूनों की वजह से सरकार ने शासन जो है वो शासन में से परिवर्तित करके सुशासन किया। तो देखेंगे पूरी चर्चा। आज की हमारी चर्चा जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर जो है केंद्रित रहेगी। बहुत ही अच्छा एक्ट है, जिस एक्ट से दरअसल हमें नागरिकता प्रदान होती है। इन काफ़ी सारे वर्षों में, आज़ादी के पश्चात आज दिन तक, यह 75 वर्षों में काफ़ी सारे सुधार भी इस कानून में किए गए। तो इन सुधारों को भी यहाँ साथ में देख लेंगे। प्लस हमारी वही मोडस ऑपरेंडी से यह पूरा उपाख्यान देखेंगे। सबसे प्रथम इसके बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। बैकग्राउंड में हम लोग कारणों को तपासेंगे कि कौन से ऐसे कारण थे कि यह एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। फिर साथ में यह कानून में जो मुख्य प्रावधान है उसका जिक्र करेंगे, उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही में उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस व इसकी टीका है, अगर जो कोई हो तो उसको भी देखेंगे। प्लस ये तो हमारी साप्ताहिक श्रृंखला है जो मात्र और मात्र लॉ के ऊपर संबंधी है, लॉ को डेडिकेटेड है। मगर अगर आपको जीएस पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज़ के कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको ज्ञान की ज़रूरत है, देन यू कैन विजिट अवर ग्रोथ मोड यूपीएससी चैनल ऑन यूट्यूब। यू कैन चेक आउट अवर प्लेलिस्ट। ठीक है, और प्लेलिस्ट में से जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगे वो आप वहाँ से देख सकते हैं। रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस जो कि प्रतिदिन पब्लिश होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है मुख्य परीक्षा के लिए और प्रिलिमिनरी के लिए। तो वो भी यहाँ हमारे प्लेलिस्ट में से, रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्टैटिक जीएस में कोई स्टैटिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, देन वी आर गोइंग इन हाइपोथेसिस। हम लोग हाइपोथेसिस के तहत स्टैटिक विषय को लेकर आगे चल रहे हैं। फिलहाल उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम लोग जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको देख रहे हैं। वैसे प्राचीन सभ्यता डायरेक्ट तौर पे हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर हिस्ट्री की अगर पूरी समझ में रखनी है, हिस्ट्री को हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है, तो इसको रटना मुझे लगता है कि करीब करीब असंभव है। तो अगर इसे समझना है, देन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेजेस। तो हमने वहीं से ही शुरू किया है। पहले हमने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखा हमारे हाइपोथेसिस के पहले लेक्चर में, जो कि अक्टूबर मास में पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद उसके तहत आज 20-22 लेक्चर हो गए हैं, और आज हम लोग रोमन सभ्यता के बारे में वहाँ बात कर रहे हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे हाइपोथेसिस में ही आगे चलकर जो कोर हमारा सिलेबस है वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, और उसकी भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा करेंगे। साथ ही वही हाइपोथेसिस में हम लोग अन्य स्टैटिक सब्जेक्ट्स को लेकर आने का भी प्लान कर रहे हैं। तो बहुत ही नज़दीक के समय में एक और स्टैटिक विषय वहाँ शुरू होगा, जो हमारी सनदी सेवा व अन्य राज्य सरकारी जो परीक्षाएं है या राज्य प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को देखिए, हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें से जो कंटेंट है उसको भी देखिए, ताकि आपकी जो समझ है जीएस को लेके वो थोड़ी बढ़े। प्लस हमारी चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको बहुत ही तुरंत अपडेट मिल पाए। प्लस हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी छात्रों तक हमारा जो यह कंटेंट है वो पहुँचे। प्लस वी आर कमिटेड टू एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब के माध्यम से ही जारी होगा। तो सभी छात्रों के लिए बहुत ही ईजिली अवेलेबल होगा। आपको मात्र नेट ही चाहिए, यानी कि डेटा। अदरवाइज आपके पास अगर डेटा आ गया, देन आपके पास यह जो सेशंस है वे आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे अब आज की मुख्य चर्चा, जिसके तहत हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देखेंगे। सबसे प्रथम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे। बैकग्राउंड में जैसे आपको मालूम है कि हम लोग आमतौर पे कारणों की चर्चा करते हैं। तो ऐसे कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से यह सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लाना पड़ा, इसको पहले तो गढ़ना पड़ा और बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो एक इसका मुख्य कारण माना जाता है, देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके भाग 2 में जो नागरिकत्व का भाग है, जो हमें मालूम है सिटीजनशिप का भाग है, राइट फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, तो यही भाग में
नागरिकत्व प्रदान करने की जो व्यवस्था है वो की गई थी, मगर उसी समय तक की गई थी, 1950 तक। मगर धीरे धीरे हमारा देश जो है वो बदल रहा था, विकास हो रहा था, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंजेस आ रहे थे, ज्योग्राफिकल चेंजेस आ रहे थे। तो आगे चल के हमारे सिटीजनशिप कानून को फ्लेक्सिबल बनाना था, और मात्र जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाजिर प्रावधान है वो इनफ नहीं थे, वो जो है पूरते नहीं थे। तो इसी के कारण कहा जा रहा है कि 1955 में भारतीय सरकार एक और कानून लेकर आई, ठीक है, और इस कानून को सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहा जाता है। यहाँ एक बात ये भी समझनी है कि भारतीय सरकार की बात करें तो यहाँ संसद की बात होती है, यानी कि पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही यही भाग में आर्टिकल 11 के तहत संसद को सत्ता दी हुई है, पावर्स टू पार्लियामेंट, पावर्स टू पार्लियामेंट, दैट इन केस संसद जो है वो किसी भी नागरिकत्व के साथ जुड़े मुद्दे के ऊपर जब कभी भी उसे जरूर लगे तो वो कानून बना सकती है। और इसी पावर का उपयोग करते हुए तब की 1955 की संसद ने यह प्रावधान का उपयोग किया, यह आर्टिकल का या सेक्शन का, जो कि संवैधानिक सेक्शन है, और उससे जो उसे सत्ता मिली कि नागरिकत्व के बारे में वो कानून बना सके, तो उसी सत्ता का प्रयोग करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 को यहाँ हमारे सामने रख दिया गया। और काफ़ी सारे यह एक्ट में काफ़ी सारे प्रावधान है जिसके तहत हमें नागरिकत्व मिल सकता है। वैसे तो अगर यह एक्ट की बात करें तो फंडामेंटली यह एक्ट थोड़ा छोटा है, और कुल 10 सेक्शंस यह एक्ट के मुख्य भाग है, 10 सेक्शंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, और साथ ही में 3 शेड्यूल है, जिसमें से सर्वप्रथम शेड्यूल में कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस की बात की गई है। दूसरे एक्ट में ऑथ ऑफ कन्फरिंग, दूसरे शेड्यूल में ऑथ ऑफ कन्फरिंग सिटीजनशिप का जिक्र हुआ है। और थर्ड शेड्यूल में नेचुरलाइजेशन की बात हुई है। नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण नहीं, वैसे डिक्शनरी मीनिंग इसका बिल्कुल प्राकृतिकरण ही होता है, मगर यहाँ हम लोग इसे नागरिकत्व की व्याख्या को लेकर समझेंगे। नागरिकत्व, ठीक है, इसे भी नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। तो 10 सेक्शंस 3 शेड्यूल से बना यह एक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉल एक्ट है, कंपैरेटिवली स्मॉल एक्ट। मगर इस एक्ट ने जो काम किया वो अमूल्य है, और इसी के तहत ही हमारी जो नागरिकत्व देने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी व्यवस्थित बनी, थोड़ी अच्छी बनी। साथ ही में अगर यहाँ देखें तो अगर अमेंडमेंट्स की बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं इतने वर्षों में। और सबसे प्रथम तो 1955 में यह एक्ट एनेक्ट हुई, ठीक है, मेन एक्ट। फिर इसके ऊपर प्रथम संशोधन 1986 में हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट। फिर उसके बाद 1992 में हुआ, फिर उसके बाद 2003 में हुआ, फिर उसके बाद 2005 में हुआ, फिर 2015 में, एंड देन आफ्टर रिसेंट वन हैपेंड इन 2019, ठीक है। तो कुल मिला के 3 और 3 6 बार इस कानून को अमेंड किया गया, 6 टाइम्स अमेंडेड। और जो समय की ज़रूरियत थी वो इस अमेंडमेंट को लाकर वह ज़रूरियत को पूर्ण किया गया, उसको संतोषा गया। मगर इसमें थोड़े महत्वपूर्ण सुधारों की बात करें, महत्वपूर्ण संशोधनों की बात करें, तो सर्वप्रथम रहेगा 1986 का, फिर उसके बाद 2003 का, एंड देन आफ्टर 2019 का। ये 3 थोड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें काफ़ी सारे फेरफार किए गए, काफ़ी हद तक सिटीजनशिप जो है प्रभावी हुआ।
तो इसीलिए इन 3 अमेंडमेंट्स को थोड़ा महत्वपूर्ण गिना जाता है। क्यों इसे महत्वपूर्ण कहा जाता है, उसकी चर्चा हम लोग इस उपाख्यान में आगे करने वाले हैं। यहाँ हमें यही देखना है, सबसे प्रथम हमें बैकग्राउंड देखना है कि यही एक कारण था कि एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी इस पूरे जो है सिटीजनशिप के सिनेरियो में, और मात्र जो संवैधानिक प्रावधान थे वो जो है इनफ नहीं थे। तो इसीलिए एक आगे चलकर एक कानून की रचना हुई, और इस कानून की रचना भी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही हुई। संवैधानिक प्रावधान में 11वां जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद से संसद को सत्ता मिलती है नागरिकत्व के मुद्दे पर किसी भी समय कानून बनाने की। तो उसका ही उपयोग करते हुए 1955 में संसद ने, यानी कि तब की भारतीय सरकार ने, यह कानून लाया था और इसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब इसके मुख्य प्रावधान थोड़े देखें, उसके पहले हमें थोड़ा उद्देश्य देखना है कि यह इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज टू डिसाइड हाउ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी डिटरमाइंड इन द डेज आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड, यानी कि भारतीय नागरिकत्व को कैसे निश्चित किया जाए, उसे कैसे तय किया जाए, तो उसके कुछ प्रावधान को लेकर यहाँ एक्ट लाया गया था। ये इसका मूलभूत सीधा साधा सा उद्देश्य है। अब अगर मुख्य प्रावधान की बात करें तो यहाँ हमने जो देखा कि दिस इज अ शॉर्ट एक्ट ऑफ 10 सेक्शंस, प्लस इसमें 3 शेड्यूल भी शामिल है जिसके ऊपर हमने बात कर ली, तो वो यहाँ बात करनी अनिवार्य नहीं है। आगे देखें तो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड मेनी टाइम्स। वो भी हमने देखा, कुल मिला के 6 बार अमेंड हुआ है। 6 times it has been amended. There are 5 ways to acquire the citizenship according to this act. First one is birth. यहाँ लिखा है मगर हम लोग यहाँ लिख के समझते हैं। फिर उसके बाद डिसेंट, फिर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, फिर उसके बाद नेचुरलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन of any territory in India। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी बात है, और इस पद्धतियों की मदद से कोई भी व्यक्ति विशेष भारत का नागरिक बन सकता है। तो अब एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये सारे सेक्शन वाइज है, सारे उल्लेख जो है यहाँ सेक्शन वाइज दिए हुए हैं, तो हम लोग सेक्शन वाइज ही इसे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे प्रथम देखते हैं सेक्शन 3, विच मीन्स citizenship by birth allows for the citizenship by birth for every person who was born in India between 1950 to 1st of July 1987. The 86th amendment restricted this provision to add the requirement that at least one of the parent of those born after 1986 must be Indian। ठीक है, पहले क्या था कि भारत की भूमि पर, भारत की जमीन पर जो कोई भी व्यक्ति का जन्म हो, चाहे उसका पेरेंट कोई भी हो, भारतीय हो, भारतीय ना हो, लीगल हो, इलीगल माइग्रेंट हो, वो कुछ देखा नहीं जाता था। मात्र अगर उसका जन्म भारत के भौगोलिक जो है सीमा के अंदर हुआ है, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ है, भारत के प्रीमाइसिस में हुआ है, देन ही विल बी एंटाइटल्ड ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये बात हमें सुनिश्चित करनी है। मगर 1986 के सुधार ने इसके ऊपर रोक लगा दी, और ये रोक हमें देखनी है। ये रोक कुछ ऐसी थी। ठीक है, 1986 से यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति का जिसका जन्म हुआ है, वो बच्चे के पेरेंट में से एक व्यक्ति, पेरेंट में से एक व्यक्ति भारतीय होनी चाहिए। क्योंकि तब तक हम लोग समझ गए थे कि इलीगल माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जो सिटीजनशिप जो अलॉट हो रही है वो थोड़ी गलत तरीके से अलॉट हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चों को हम लोग भारत के नागरिक गिन रहे थे। तो इसको खत्म करने के लिए 1986 का जो संशोधन है वो लाया गया था, और उसके तहत पेरेंट में से एक व्यक्ति को भारतीय होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया।
फिर उसके बाद 2003 के अमेंडमेंट में फर्दर एडिशन हुआ टू दिस रिस्ट्रिक्शन बाय सेइंग दैट बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन और वन पेरेंट इज इंडियन एंड अदर इज नॉट ए इलीगल माइग्रेंट। फिर 2003 में और ये जो प्रश्न था बंगाल में, जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी अन्य भागों में, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्य भी क्यों ना हो, तो यह पूरे क्षेत्रों में यह प्रश्न थोड़ा और पेचीदा बन गया। तो 2003 के अमेंडमेंट के अनुसार एक और रिस्ट्रिक्शन लाया गया कि भाई यहाँ जो एक की बात हुई थी, ये एक नहीं, अब पेरेंट्स में से दोनों के दोनों भारतीय होने चाहिए, तभी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान होगी। ये बात 2003 के संशोधन से तय की गई। और यहाँ एक और भी प्रावधान जुड़ा गया कि अगर दो नहीं है भारतीय, दोनों भारतीय नहीं है, अगर एक भारतीय है तो सामने वाला जो व्यक्ति है, दूसरा जो इसका पार्टनर है, जिसके साथ शादी बनाई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट, ही और शी शुड बी लीगल। ठीक है, ये प्रावधान यहां जुड़े गए 2003 से, ताकि अवैध घुसपैठ को रोक सका जाए और आगे चलकर उन लोगों के बच्चों को नागरिकत्व जो है वो भी रोका जाए। तो इसलिए जो है लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को बचाने के लिए यह संशोधनों को यहाँ दाखिल किया गया था, जिससे बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये बात रही बाई बर्थ की। सबसे प्रथम हमें याद रखना है 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो कोई व्यक्तियों का जो जन्म भारत में हुआ है, किसी भी वस्तुओं को ध्यान में न रखते हुए, जो 1986 और 2003 के अमेंडमेंट से लागू हुई, उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और जो कोई व्यक्तियों का जो जन्म इस समय में भारत में होगा, उनको नागरिकत्व प्रदान किया जाएगा। मगर जैसे मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे इलीगल माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, इलीगल माइग्रेंट के बच्चों को भी यहाँ नागरिकत्व प्रदान हो रहा था। तो इसी पूरे सीनरियो को रोकने के लिए 1986 का कानून लाया गया, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि दोनों में से एक भारतीय होना अनिवार्य है। यहाँ दूसरे पार्टनर के ऊपर कोई बात नहीं की गई। द अमेंडमेंट वाज साइलेंट ऑन द अदर पार्टनर के, वेदर ही और शी शुड बी लीगल और इलीगल। और यह सुनिश्चित किया उसके बाद के संशोधन ने, 2003 के संशोधन में, जिसमें अनिवार्य बनाया गया कि पेरेंट्स में दोनों के दोनों भारतीय होने चाहिए। अगर दोनों भारतीय नहीं है तो एक भारतीय अनिवार्यतः होना चाहिए, और जो दूसरा पार्टनर है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तब जाके उसके बच्चे को सिटीजनशिप प्रदान हो पाएगी। तो ये बात रही सेक्शन 3 सिटीजनशिप बाय बर्थ की। अब अगर आगे देखें सेक्शन 4 को हमें समझना है। इट अलाउज सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि वंश, which means that a person who was born outside the territory of India can acquire Indian citizenship if either of his parents is an Indian citizen at the time of his or her birth. Yes, भले ही बर्थ बाहर हुआ हो, मगर उस व्यक्ति के, उस बच्चे के जन्म के दौरान अगर उनके माँ बाप में से कोई भी, अगर बाप या अगर माँ कोई भी जन्म के समय भारत के नागरिक थे, तो उस बच्चे को, उस जन्मे हुए नवजात बच्चे को भारतीय नागरिकता प्रदान हो सकती है। यह डिसेंट की बात है, वंश की बात है। There are further qualifications to acquire citizenship by descent, which involves having to register the birth of the person at the Indian consulate and other conditions as the central government may direct. Yes, यहाँ decency से दूसरे रास्तों से भी सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है, जिसमें से एक है बच्चे का जब जन्म हो तो उसका पंजीकरण इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिस में करवाया जाता है। साथ ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा अन्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसको फॉलो करके भी डिसेंसी के माध्यम से नागरिकत्व लिया जा सकता है। तो ये बात रही सेक्शन 4 सिटीजनशिप बाय डिसेंट की। अब सेक्शन 5 की बात करें तो इट अलाउज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण। Registration is the means to claim citizenship from one's own country when they have not been given citizenship due to various reasons, such as having lived abroad despite ordinarily being a resident of India.
दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन। यस, तो एक बात तो है कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो आमतौर पे भारत के नागरिक है मगर पिछले कुछ सालों से विदेश में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी यह पूंजीकरण का मामला खुला है। साथ ही में कोई बाहर के व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक के साथ शादी बनाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकत्व मिल सकता है अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू द पर्सन, वो हमने देख लिया। दिस प्रोविजन इज अवेलेबल टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, and a person can register as a citizen only when he or she is not an illegal migrant. Yes, मूलभूत भारत के होना वो एक ही जो है इनफ क्वालिफिकेशन नहीं है, साथ ही में वो इलीगल माइग्रेंट भी नहीं होना चाहिए, अवैध रूप से घुसनखोरी भी नहीं करने चाहिए, तब जाके उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप प्रदान हो सकती है। There is a requirement of the person applying for a citizenship through this route to have resided in India for 12 months. Yes, ये थोड़ी बात यहाँ हमें समझनी है। देखिए, कहा जाता है कि जो बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, वो भारत के लिए, चाहे वो PI हो या OCI हो, वो भारत के लिए, भारत के नागरिकत्व के लिए अप्लाई कर सकता है, पूंजीकरण भी करवा सकता है, मगर उसमें एक छोटी सी कंडीशन है, और ये कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन के टाइम, एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो 12 महीने तक कांस्टेंट, 12 मंथ्स, 12 महीने तक कांस्टेंट भारत में रहता होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। और इस 12 महीने के इमीडिएटली आगे के 8 वर्ष, 6 से कम नहीं, 6 वर्ष से कम नहीं, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है कि जब एप्लीकेंट जो है, जब वो एप्लीकेशन करता है, तो वो उसके पहले 12 महीनों तक स्ट्रेट भारत में वो रहना चाहिए, या जो है वो रहता हुआ चाहिए, प्लस वो 12 महीने के पीरियड के पहले इमीडिएटली वो भारत में 8 वर्ष जो है वो ख़त्म करने होंगे उसको। 1 महीना रहा, 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, फिर वापस चले गए, फिर आया, फिर 3 महीने रहे, तो कुल मिला के इन सब भारत का जो रहठाण है, इनको जोड़ के 8 वर्ष होना चाहिए कुल, और उसमें भी 6 से कम तो बिल्कुल नहीं। अगर 6 से कम निकले, देन एप्लीकेंट कैन नो मोर अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। तो ये पूरी यहाँ बात है, ये हमें याद रखनी है। पहले 12 मंथ स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन के पहले, और वो 12 मंथ के पहले कुल 8 वर्ष का समय भारत में बिताया हुआ होना चाहिए, भले इन पोर्शन 6 महीने रहा हो, 1 वर्ष रहा, फिर चला गया, फिर आया, फिर 8 महीने रहा, फिर गया, फिर आया, फिर 4 महीने रहा, तो इन सब कुल को मिला के 8 वर्ष वो भारत में उन्होंने बिताया होना चाहिए, और उसमें भी 6 वर्ष से कम तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। 6.5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष तक ये बात जो है एक्सेप्टेबल है, मगर 6 वर्ष से कम भारत में बिताना वो एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बात हमें यहाँ सुनिश्चित करनी है, और ये बात रही सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की। आगे देखा सेक्शन 6, तो इट अलाउज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जिसको मैंने आपको बोला कि इसे नागरिकरण या नागरिकीकरण कहते हैं। द प्रोविजन इज अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल्स हु वांट टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज फॉर दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विद द डिफरेंस बीइंग दैट person must have resided in the territory for 12 years with a 12 month of continuous residence before making the application. Yes, यही डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन में और नेचुरलाइजेशन में। रजिस्ट्रेशन जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए यूज होता है, और नेचुरलाइजेशन जो है वो किसी भी फॉरेन सिटीजन के लिए यूज होता है, जो कि जिसका जन्म फॉरेन कंट्री में ही हुआ हो और वो वहाँ का ही जो है वतनी हो, मगर उसे अगर भारत में आना है, भारत का नागरिक बनना है, देन तो यहाँ एक ही कंडीशन में थोड़ा भेद है, और ये है कि 12 महीनों का कंटिन्यूस पीरियड तो चाहिए ही, ठीक है। 1 वर्ष की सतत हाजिरी तो भारत में चाहिए ही, मगर उसके पहले यानी कि इस तरफ यहाँ तो एप्लीकेशन होगी,
कंटिन्यूस 12 वर्ष उसे बिताने होंगे कुल मिला के। और ये कंटिन्यूस नहीं है, ये हमें याद रखना है। आए यहाँ भारत में रहे चले गए, आए यहाँ भारत में रहे चले गए, तो उनका जो यहाँ का जो यहाँ जो रुके थे वो भारत में रुके थे। भारत में इन लोगों ने जो दिन बिताए, जो महीने बिताए, जो वर्ष बिताए, उनकी गिनती होगी और उसमें 12 वर्ष भारत में इन लोगों को बिताना पड़ेगा, तब जाके वे आगे चलकर 12 मंथ कंटिन्यूस भारत में रहकर एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर गेटिंग सिटीजनशिप बाय द वे ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो ये बात रही नेचुरलाइजेशन की। अब आखिरी सेक्शन की बात करें तो यह 7th सेक्शन है विच प्रोवाइड्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। अगर भारत ने बाहर की किसी की भूमि भाग को अगर युद्ध में या किसी भी और समझौते के तहत अगर किसी बाहर के भूमि भाग को पचा लिया, देन वहाँ के जो रहने वाले हैं, उस प्रदेश विशेष के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र विशेष के, वे अपने आप ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये अपने आप में भी एक बड़ा प्रावधान है। प्रोवाइड्स सिटीजनशिप थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। दिस मीन्स दैट इफ एनी अदर जियोग्राफिकल टेरिटरी टू इंडिया This means that if any other geographical territory is added to the territory of India, then the central government can notify which persons from the territory will become citizens of India. Section 7A, 7B, 7C and 7D were added through 2003 Citizenship Amendment Act, which provides for acquiring and renouncing overseas citizenship to India. यानी कि OCI cards. The OCI cards were introduced based on the demand for dual citizenship made by the Indian diaspora. The OCI card allows for the relaxation of restriction imposed on non-citizens such as visa entry requirement and restriction on acquiring property. Yes, OCI को काफ़ी सारा लाभ मिलता है। उन लोगों को जो है वीज़ा पहले से नहीं लेनी पड़ती, वे लोगों को ऑन अराइवल वीज़ा 2003 से मिलता है। और यहाँ चाहे जितने दिन रहे कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ वे लोग प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं, भारत के जो है भारत की सीमा में प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भारतीय मूल के लोगों को सेक्शन 7 के द्वारा प्रदान होती है। और इसी सेक्शन के द्वारा ही अगर किसी प्रदेश को भारत में हमने समा लिया तो वहाँ के लोगों को भी भारत का नागरिक बनाया जाएगा। ये बात होम मिनिस्ट्री के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो ये रही सेक्शन 7 की बात। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सेक्शंस देखे, काफ़ी सारी बात करी। अब हमें देखना है कि जो अमेंडमेंट थे वे अमेंडमेंट में पहले तो हमने 6 के 6 देखे, मगर अब उनमें से जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। पहले मैं यहाँ लिस्ट डाउन करूँगा सारे के सारे अमेंडमेंट्स, राइट फ्रॉम 1986, 1992, 2003, 2005, 2013 और साथ ही में 2019, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1986, 2003 और 2019 के थोड़े महत्वपूर्ण है। तो समझेंगे 1986 का क्यों महत्वपूर्ण है। तो वो मुद्दा हमने देखा कि मेड कंपल्सरी वन ऑफ द पेरेंट इंडियन, जो 1986 तक नहीं था। फिर 2003 में 2 अच्छे डेवलपमेंट आए, जिसमें से प्रथम था मेड कंपल्सरी बोथ पेरेंट इंडियंस, अदरवाइज इन केस ऑफ वन इंडियन पेरेंट द अदर वन शुड नॉट बी ए इलीगल माइग्रेंट। तो ये बात यहाँ 2003 के संशोधन में सुनिश्चित की गई। प्लस यहाँ दूसरा डेवलपमेंट ये आया OCI कार्ड्स। OCI कार्ड्स की जो बात है वो यहाँ से शुरू हुई 2003 से, ठीक है। और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन जो डायस्पोरा है हमारा, उनको कुछ कुछ कंसेशंस दिए गए। फिर 2009 का अति महत्वपूर्ण कानून, जिस कानून ने सिटीजनशिप एक्ट की पूरी परिभाषा ही बदल दी, पूरा उद्देश्य ही चेंज करके रख दिया। कैसे चेंज करा वो हम लोग आगे देखेंगे, मगर यहाँ अगर मुख्य फेरफार की बात करें तो 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, इन 3 देशों में जो माइनॉरिटीज थी, जो लघुसंख्यक समाज था, जिनके ऊपर यातना प्रताड़नाएं इतने बरसों से चल रही थी, तो इनके लिए भारत ने अपने दरवाजे खोले और कहा कि जो कोई माइनॉरिटीज इन 3 देशों में है, देखिए यह 3 देश मुख्य रूप से इस्लामिक है, तो यह एक सामान्य बुद्धि की बात है कि इन 3 देशों में जो माइनॉरिटीज होगी वो नॉन मुस्लिम होंगी, वो बुद्ध होंगे, वो जैन होंगे, वे हिंदू होंगे, वे यहूदी होंगे। ठीक है, तो इन लोगों के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए और कहा कि भाई जो जो प्रताड़ित समाज है इन 3 देशों में, मुख्य रूप से लघुसंख्यक समाज है, वे लोग भारत में आ सकते हैं और भारत में बस सकते हैं। मगर ये थोड़ा जो संशोधन है वो थोड़ा सा विवादास्पद है, जिसको लेकर भी आगे हम लोग बात करेंगे। मगर यहाँ हमें ये देखना है कि जो 3 संशोधनों ने सिटीजनशिप एक्ट की पूरी जो रूप है, उसका जो पूरा आउटलुक है, उसका जो पूरा उद्देश्य है, वो बदल के रख दिया। ये 3 मुख्य संशोधन ये थे और ये इनके प्रोविजंस थी। ठीक है, अब अगर आगे बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, वो इसके क्रिटिसिज्म की, तो इम्पोर्टेंस में तो बहुत ही अच्छा एक्ट था, 1955 में बहुत ही ज़रूरी था और तभी इसको लाया गया था। मगर इसके संशोधनों के ऊपर काफ़ी हद तक डिबेट्स होती है और क्रिटिसिज्म की बात करें तो मात्र और मात्र 2019 के अमेंडमेंट एक्ट की ही क्रिटिसिज्म होती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेके हमने बात की कि 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को भारत में शरण लेने के लिए, भारत के नागरिक बनने के लिए यह संशोधन लाया गया था माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और इस संशोधन के पारित होने से पूरे देश में विवाद भी खड़ा हो गया था। इनफैक्ट वायलेंस भी, रायोटिंग भी शुरू हो गया था दिल्ली के कुछ कुछ प्रदेशों में, उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेशों में, बंगाल में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी जो क्षेत्र है वे बंगाल है, उत्तर पूर्व है इन चीज़ों से। क्योंकि बंगाल में हमें मालूम है कि बांग्लादेश से बहुत ही भारी मात्रा में इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं भारत में और बंगाल में और उत्तर पूर्व में जाके बस जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ अपना संसार शुरू करते हैं, उनके बच्चे, उनके व्यवसाय, तो फिर बाद में उन लोगों को भी, अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों को भी हमें सिटीजनशिप देनी पड़ती है। तो यह इस कानून के संशोधनों से ये बात पूरी खत्म हो गई। तो इसीलिए माना जाता है कि यह एक विवादास्पद कानून है। अगर इसके मुद्दों की बात करें कि क्यों विवादास्पद है, तो संवैधानिक विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है कि यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूलभूत भावना है उसे वायोलेट करता है। साथ ही में आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है या इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, उसको भी जो है वायोलेट करता है। ठीक है, पहले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायोलेट करता है और साथ ही में ये पूरा जो संशोधन है वो डिविजिव है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि बांग्लादेश से काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से घुसपैठ होती है, तो वो सारी घुसपैठ जो है वो मुस्लिम ही होती है, वो इस्लामी ही होती है। तो अब यह संशोधन से यह इस्लामी को गिना नहीं जाएगा, बांग्लादेश से माइनॉरिटीज को ही गिना जाएगा कि जो नॉन मुस्लिम है। और इन सारे इस्लामियों को जो आज दिन तक बंगाल में आ गए हैं, हमारे बांग्लादेश से हमारे पश्चिम बंगाल में आ गए हैं या अन्य उत्तर पूर्व के राज्यों में आ गए हैं, उन लोगों को अब अवैध जाहिर करना होगा और फिर से इन लोगों को निकालना होगा, इन लोगों को एक्स्ट्राडिट करना होगा, इसका देश निकल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह भी यह कहा जाता है कि ये डिविजिव है। प्लस यहाँ धर्म के बीच में भी दरारें बढ़ रही है, क्योंकि बांग्लादेश से 2 व्यक्ति आते हैं, एक इस्लामी है, एक बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट को भारत का नागरिक गिना जाएगा, इस्लामी को नहीं गिना जाएगा। अफगानिस्तान से 2 व्यक्ति आते हैं, एक यहूदी है, एक इस्लामी है, यहूदी को भारत का नागरिक गिना जाएगा, इस्लामी को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो ये बात है और इसीलिए इसे डिविजिव भी कहा जाता है। तो ये इसकी टीका है, क्रिटिसिज्म।
अब अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही अच्छा है। यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के ही अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, देन वी नीड टू से दैट यह कानून ने या यह संशोधन ने इस पूरे कानून के स्वभाव को बदल कर रख दिया। देखिए, आमतौर पे हमारे सिटीजनशिप कानून का जो स्वभाव था वो था जस सोली। यह फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है मगर बहुत ही अच्छी है। जस सोली का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ सॉइल, चाइल्ड ऑफ सोइल। ठीक है, जो आज दिन तक हम लोग सिटीजनशिप कन्फर करने में जो आइडियोलॉजी, जो प्रिंसिपल यूज कर रहे थे वो था जस सोली का, कि जो कोई भी व्यक्ति का, जो कोई भी जो है व्यक्ति विशेष का जन्म भारत की सीमा में हुआ है, भारत की भूमि पर, भारत की मिट्टी के ऊपर हुआ है, देन ही विल बी एंटाइटल्ड सिटीजनशिप। मगर आगे चलकर जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारी चुनौतियां हमारे सामने आ गई, अवैध रूप से लोग आने लगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो अब 2019 के यह संशोधन ने इस पूरी सिटीजनशिप एक्ट के इस भावना को बदल कर रख दिया और कर दिया जस सेंग्विन। जस सेंग्विनिस यानी कि राइट टू ब्लड, राइट टू ब्लड, विच मीन्स अब नहीं चलेगा कि आपका जन्म मात्र भारत में ही होने से आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते। आपको भारत का नागरिक बनने के लिए राइट टू ब्लड होना पड़ेगा, यानी कि आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन। अगर इस व्यक्ति विशेष के पेरेंट ही भारत के नागरिक होंगे तो बट ऑब्वियस है कि वे अवैध रूप से घुसपैठ नहीं करते होंगे, वे घुसणखोर नहीं होंगे। ठीक है, और इसी तरह पेरेंट के होने के नाते उसके बच्चे को भारत का सिटीजनशिप एक्ट या भारत का नागरिकत्व मिल सकता है। विदाउट पेरेंट्स बीइंग इंडियन सिटीजन, एनीवन जस्ट कैनॉट गेट इंडियन सिटीजनशिप नाउ। तो ये पूरी भावना को हमने बदल के रख दिया है। जस सोली का जो सिद्धांत था वो अब जस सेंग्विनिस हो गया है, यानी कि चाइल्ड ऑफ सोइल टू राइट टू ब्लड। उनके माँ बाप होने चाहिए, मात्र बच्चे का जन्म भारत में होने से वो नागरिक नहीं बन सकता। अगर ये बच्चा किसी घुसणखोर का होगा, देन अगर ये बच्चा किसी आतंकवादी संगठन के आकाओं का होगा, देन ठीक है। तो इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे सिटीजनशिप एक्ट के सिद्धांत को जस सोली से ट्रांसफॉर्म कर दिया जस सैंग्विनिस तक। किसी भी बच्चे को नागरिक बनने के लिए उनके माँ बाप का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने आज के इस सेशन में सिटीजनशिप एक्ट बहुत ही करीब से देखा, काफ़ी सारे इसके कानून थे, अंदर प्रावधान थे इस कानून में, वो भी देखे, 3 शेड्यूल्स भी देखे, और जो 5 प्रक्रिया है, जो 5 रास्ते हैं जिनके तहत हम लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं या कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, उसको भी अच्छी तरीके से देखा। बाद में इस एक्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म देखे, इसका इंपॉर्टेंस देखा, और साथ ही में जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स थे उसके बारे में भी ब्रीफली चर्चा की। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह में अगले किसी ऐसे ही अच्छे महत्वपूर्ण कानून के साथ, अच्छे अभ्यास के साथ, विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।